पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने में अपने को 3.5 करोड़ मीटर पृथ्वी का परिक्रमा, और सूरत अकेला 6 करोड़ मीटर कपड़ा प्रतिदिन बनाता है। ये बहुत मास प्रोडक्शन है। गारमेंट की तरफ सूरत जा रहा है। बहुत जल्दी हमारे सूरत का व्यापार गारमेंट इंडस्ट्री में जो हमारा जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है, आने वाले 10 साल सूरत के लिए गोल्डन होंगे। इस सूरत में लाला टाइप की पद्धति से काम होता था। एक दुकान पे हम बैठते थे, हम हमारी फैक्ट्री को भी खाता कहते थे, भी खाते पे जा रहा हूँ। आज उसका यूज नई जनरेशन फैक्ट्री का कर रही है। हमारी जो दुकानें होती थी उनको भी कॉरपोरेट व्यवस्था में, डिपार्टमेंट वाइज व्यवस्था में लेके जा रहे हैं। 146 एसोसिएशन पूरे देश भर में कपड़े की है। हमारा ये मानना है कि बाहर मंडी में सूरत का जो कपड़ा जाता है तो सबसे पहले व्यापारिक मंच पे इसका हल निकाला जाए। आज हमारा मान लो किसी भी मंडी में पेमेंट फंसता है तो FIR कराना उसका सॉल्यूशन नहीं है। जो आग लगना है तो एक एक्सीडेंट है। कोई भी व्यवस्थाओं में आग लगना तो कहीं शॉर्ट सर्किट होता है। कई मार्केटों में पुरानी वायरिंग हो जाती है, पुराने मार्केट है, वायरिंग कमज़ोर पड़ जाती है, लोड होता है, जलती है। तो वायरिंग की समस्याओं के लिए भी हमने भी काफ़ी मार्केट में लेटर लिखे हैं। काफ़ी मार्केटों की वायरिंग चेंज भी हो रही है। तो ये समस्या तो ये तो एक्सीडेंट है। નમસ્કાર, સુરત અપડેટ્સના લાઈવ પોડકાસ્ટમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। હું છું તેજસ મોદી। રાજસ્થાનનો એક યુવક આજે સુરતમાં સફળ છે, પરંતુ તેની સફળતાની પાછળ જે તેની મહેનત છે, ધગશ છે અને જે મુશ્કેલીઓનો તેને સામનો કર્યો છે તે પણ એટલી જ મહત્ત્વની છે। કારણ કે દરેક વ્યક્તિ જ્યારે સફળ હોય ત્યારે તેની વાતો બધા જ કરતા હોય છે, પરંતુ તેને જે મહેનત કરી છે, તેને જે સમસ્યાઓનો સામનો કર્યો છે તેની વાત પણ એટલી જ મહત્ત્વની છે। સુરત ફોસ્ટાની ચૂંટણીને લોકસભા અને વિધાનસભા જેવી મહત્ત્વની બનાવનાર કૈલાશ હકીમ આપણી સાથે છે અને કૈલાશભાઈ સાથે આપણે વાત કરીએ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सूरत अपडेट्स के इस पॉडकास्ट में। कैलाश भाई, आप राजस्थान के हैं, वहाँ अच्छी पढ़ाई चल रही थी, काफ़ी अच्छा जीवन था, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको सूरत आना पड़ा? ज़रा आपके राजस्थान के अनुभव के बारे में बताइए। नमस्कार तेजस भाई। ये डेस्टिनी होती है कि जहाँ पे कुछ करने का मौका ये लिखा होता है कि वहाँ जाना है, तो डेस्टिनी मुझे यहाँ खींच के लेके आई। बचपन से गांव में पढ़ाई कर रहे थे, सपना था कि IAS बने, IPS बने, क्योंकि उस टाइम यही टारगेट हुआ करता था जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा, एक मित्र मिला और गांव से सूरत की तरफ लेके आ गया। और जो भाई आया, 2 महीने में उसने सूरत छोड़ दिया। बड़ा कठिन परिस्थितियां थी कि जो नया शहर, एक भी आदमी जानकार जिसका ना हो, भाषा की भी प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं उस टाइम गुजराती नहीं जानता था और लोग भी परिचित नहीं थे, कहाँ रहूँ, कहाँ खाऊँ। लेकिन जो दोस्त मेरा लेके आया था उसने मुझे नौकरी लगाई। नौकरी की 1500 रुपये महीने की नौकरी मिली। 6 महीने नौकरी किया। नौकरी में बहुत अच्छा मुझे प्रमोशन मिला। सैलरी भी 6 महीने में अच्छी हो गई। लेकिन नौकरी करते करते मुझे लगा कि शहर में, इस धरती में बड़ा दम है, यहाँ प्रोग्रेस के बहुत सारे चांसेज हैं। तो साथ में ब्रोकरेज का काम स्टार्ट किया उस टाइम। और आज भी ऐसा कि ब्रोकरेज 12 महीने के बाद ही मिलती है। 6 महीने में जब नौकरी छोड़ दी, ब्रोकरेज स्टार्ट की, एक दौर ऐसा आ गया कि 12 महीने तक जेब में पैसे नहीं होते थे। हर महीने जो रूम शेयरिंग में रहते थे, पैसा भी चुकाना होता था, खर्चा भी चलाना हो जाता। घर पे तो भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खुद का खर्चा चलाना ही मुश्किल हो गया था। और शेयरिंग में रहता था तो मेरे पास शेयरिंग का पैसा नहीं था। और वो दौर ऐसा आया कि मुझे रूम छोड़ना पड़ा। उस टाइम सूरत में आज जो अपना क्लीन सिटी जो भारत में नंबर 1 है, वैसा सूरत के हालात नहीं थे। तो मलेरिया में और ये सब इस तरह की, डेंगू, ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा रहती थी। थोड़ा एस्थमेटिक प्रॉब्लम हुआ क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ। उस दौरान स्टेशन पे रात गुजारनी, कई बार स्टेशन पे रात गुजारनी पड़ी। उसी दौरान मैंने आपको जो बताया कि रूम शेयरिंग वाली प्रॉब्लम, मेरे जो पैसा नहीं था, तो मैं राजकुमार सिनेमा में एक वॉचमैन से मेरी पहचान हुई। और 10 दिन तक, मुझे वो दिन याद है कि 10 दिन तक उन्होंने अपनी 4x6 की एक खोली जैसी छोटे सा वॉचमैन का रूम था। उतना दरवाजे से आज भी निकलता हूँ तो वो दौर याद आता है। जब कभी ऐसा लगता है कि आज मैं कुछ बन गया तो अपने को वो मेरी हालात याद आते हैं, तो मैं वापस कहीं ना कहीं, क्योंकि इंसान की फितरत होती है ना, वापस धरातल पे आ जाते हैं। लेकिन मुझे आज भी याद रहता है कि उस आदमी का वो मुझे जो सहारा था, भले एक वॉचमैन थे लेकिन उस दिन उनका एक बहुत बड़ा सहारा था। तो ये दौर रहा। 1-1.5 साल के बाद धीरे धीरे मैंने सोचा कि इस शहर में पोटेंशियल तो है। लोगों से जुड़ना स्टार्ट किया। जो पहली दूसरी तनख्वाही थी उसी टाइम में समाज की मेंबरशिप लिया।
बस इसी तरह धीरे धीरे ब्रोकरेज का और ये सब सिलसिला चलता रहा। तो आईएएस की तैयारी आप कर रहे थे और जहाँ तक मेरी जानकारी है आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट भी रहे हैं, तो वो छोड़ने का रीज़न क्या था? क्योंकि आईएएस एक ऐसी पोजीशन होती है जिसका सब सम्मान करते हैं। कॉलेज टॉपर था, यूनिवर्सिटी में 8वीं मेरिट थी और करते करते ये मन में तो यही था कि आईएएस बनूं, किंतु घर की स्थितियां ऐसी थी कि पिताजी पॉलिटिक्स में थे और पॉलिटिक्स में वो एक सामाजिक व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति, और मुझे लग रहा था कि हम लोग शायद, क्योंकि जिस समाज से मैं आता था उस समाज में व्यापार का बड़ा महत्व होता है, तो व्यापार नहीं था तो लग रहा था कि बहन की शादी करनी थी, परिवार को आगे बढ़ाना था, 3 भाई थे, कि व्यापार के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक मित्र ने ऐसा ही था कि मैंने बताया डेस्टिनी थी, वो बोला सूरत आ गया, तो बीच में मुझे कुछ घर के हालात ही समझ सकते हैं, या कुछ आगे बढ़ना था, या सूरत में ही मुझे मेरी कर्म भूमि के लिए कुछ करने पाने का मौका मिलना था, कि वो डेस्टिनी मुझे यहाँ खींच के ले आई। जब आप सूरत आए और आपने कपड़ा उद्योग के अंदर अपना कामकाज शुरू किया, आपने क्लार्क के तौर पर, जहाँ आपकी सैलरी 1500 से ज़्यादा नहीं थी, वहाँ शुरुआत की, फिर ऐसा क्या हुआ कि कैलाश जी ने पूरा जीवन बदल दिया? ये मेरा नहीं है, मैंने बताया आपको तेजस भाई, ये इस धरती का वरदान है। सूरत में आदमी भूखा आ सकता है लेकिन भूखा सो नहीं सकता। इस धरती को नमन है, वंदन है, प्रणाम है। यहाँ पे वो दौर मैंने देखा भूख का, लेकिन वो तपस्या थी मेरे लिए, और वो हर किसी के जीवन में, यहाँ आज जो भी जीरो से हीरो बने हैं उनकी सबकी जीवन में ऐसा दौर आया होगा, लेकिन जिसने धैर्य और ईमानदारी रखा तो वो हमेशा कामयाबी के शिखर को छुआ है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा विज़न था, मेरे पिताजी ने एक बात मुझे ज़रूर कही थी कि जिस शहर में 10,000 लोग तुझे नहीं जानते, उस शहर में तू रहने के लायक नहीं है, और वो मेरे जीवन का मूल मंत्र था। तो मैंने सोशलिज़म तो मेरे डीएनए में था, तो मैंने लोगों से सोशल वर्क किए, लोगों के काम किए, जितना मैं कर सकता था उनके काम आ पाऊँ। इस स्थिति में सोसाइटी से जुड़ा, लोगों से जुड़ा, और यही कामयाबी के लिए मुझे आगे रास्ते दिखाते चला गया। अच्छा, ख़ास तौर पर कपड़ा उद्योग की हम बात करते हैं, आप काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ के ही कपड़ा उद्योग के साथ जुड़े हैं, और एक समय पे आपका जब 1500 या 3000 सैलरी था, आज 300 करोड़ के ऊपर की आपकी पूरी एसेट है, या तो कह सकते हो उतना बिजनेस है। तो कौन कौन से बिजनेस के साथ आप फ़िलहाल जुड़े हुए हैं? पहले जब आया तो 95 में मैंने 2 साल के बाद 97 में लगभग दुकान किया, फिर 2000 में मैंने दूसरा दुकान किया, और 2000 के बाद हमारी लाइफ का यू टर्न आया। 2000 के बाद पार्टनरशिप में मिल किया, 2 मिलें रही, फिर उसके बाद में एयरजेट यूनिट लगाई, फिर एम्ब्रॉयडरी मशीनें उस टाइम लगाई, व्यापार बढ़ते चले गए। बाद में अभी डायमंड के सेक्टर में भी मैं, क्योंकि सूरत में 2 ही बिजनेस है, तो चांस मिलते चले गए, लोग जुड़ते चले गए, और लोगों का भरोसा है कि लोग मुझे अपने आप साथ में जोड़ते चले गए। सूरत के अंदर टेक्सटाइल का पोटेंशियल इतना बड़ा है कि पूरे विश्व की, मैं कह सकता हूँ कि सिंथेटिक में सूरत का बहुत बड़ा योगदान है, और मुझे ये लग रहा है कि सूरत में यदि टेक्सटाइल और डायमंड दोनों ही बिजनेस बहुत बड़े हैं, इसीलिए मैं दोनों सेक्टर में अपने आप को आजमाइश कर रहा हूँ। ये तो आपने अपने बिजनेस की बात की, या तो अपनी बात की, लेकिन आपको सब लोग जानते हैं फोस्टा के चुनाव से, क्योंकि वो अब तक लगभग 30-32 साल से चुनाव ही नहीं हुए थे। जैसे चल रहा था वैसे चल रहे थे। अचानक 1 साल पहले आप मैदान में उतरते और घोषणा करते हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, और उस चुनाव को आपने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के तर्ज पर लड़ा और जीता भी। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि अब नहीं, मुझे अब ये चुनाव लड़ना है फोस्टा का? कोई भी हमने पढ़ा है कि संगे शक्ति कलयुग है, हमने सबने देखा है कि संगठन में शक्ति होती है। उस समय जो लोग रहे, हो सकता है उनकी परिस्थितियां वैसी रही होंगी, चुनाव नहीं होना कोई परिस्थिति, उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, या कोई भी वजह रही होगी, वो उस वक्त उनका दौर था, मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। किंतु मुझे लगता था कि एक व्यापारी का कोई छत नहीं नज़र आ रही थी, हम किसके पास जाए, व्यापार की कोई समस्याएं होती है, हम कहाँ लेके जाए।
व्यापार में संगठन की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने काफ़ी प्रयास किए थे। मैंने उन सभी मित्रों से पर्सनल भी रिक्वेस्ट किया था कि हमें डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन करा के लोगों को, क्योंकि 70,000 व्यापारी की संख्या हमें सुनने में आती है, उनको जोड़ना चाहिए। हम कुछ लोग ही यदि संगठन में बैठे रहेंगे तो संगठन की प्रोग्रेस नहीं होगी। मीटिंग किया, फोस्टा पे ताला लगाना पड़ा जाके ऑफिस में, पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस स्टेशन में चुनाव की घोषणा हुई। ये कोई अच्छी बात नहीं थी, किंतु कुदरत जो चाहती है वैसे ही होता है और इलेक्शन हुआ। और ये लोकसभा और विधानसभा जैसा इलेक्शन मेरी वजह से मैंने नहीं किया। लोगों में एक आक्रोश था, या लोगों में इस संगठन के प्रति एक विश्वास था कि इतना बड़ा संगठन जो पूरे विश्व में चर्चित है, पूरे भारत में चर्चित है, और उसके अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव नहीं होना, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात थी। तो लोगों के जोश के कारण या लोगों के प्यार और स्नेह के विश्वास के कारण ये चुनाव ऐसा बना। और मैं भाग्यशाली हूँ, या लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है कि मुझे 99.3% लोगों ने वोट दे के मेरे को 100% काम करने की जिम्मेदारी दे दी। लेकिन लोगों का तो ये भी कहना है कि गृह मंत्री हर्ष संघवी और अभी जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री और उस समय वो बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष है CR पाटिल साहब, उनका फुली सपोर्ट आपको था। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सूरत से प्यार करते हैं और मैं सूरत के उस संगठन का नेतृत्व करने जा रहा था जिसे मैं भी प्यार करता था, और उस व्यापारियों से और कपड़ा व्यापार से वो भी प्यार करते हैं। आदरणीय CR पाटिल साहब खुद कपड़े का व्यापार करते थे, कपड़े लाइन से जुड़े हुए मिल ओनर थे। उन्हें सूरत की स्थिति पता थी। वो हमेशा ये चाहते थे, जब भी मार्केट आते थे, कि फोस्टा के इलेक्शन होने चाहिए, फोस्टा में चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी चुन के आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने चाहिए। जहाँ तक बात है हर्ष भाई संघवी जी की, उनके बचपन से हमने देखा कि सूरत में वो सूरत से कितना प्यार करते हैं, और यदि वो मुझे इसकी राजनीतिक मुझे छाप भी लगाई जाती है तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वो भी सूरत से प्यार करते हैं और हमारे व्यापारियों की चिंता करते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि हर्ष संघवी जी ने टेक्सटाइल के इतिहास में पहली बार एक SIT बनवाई है जिसमें 18 ऑफिसर है। आज तक किसी भी इतिहास में ऐसे SIT नहीं बनी। क्यों नौबत आई ऐसी SIT बनाने की? क्योंकि कपड़े में डूबत बहुत थी। आदरणीय पाटिल साहब हर समय, मैं तो कोषाध्यक्ष बाद में बना, उससे पहले भी उनके पास जाता था, लोगों के काम लेके हम लोग जाते थे, हर समय हमारे साथ खड़े रहते थे। तो यदि उनकी छाप मेरे पे लगती है तो मुझे कोई दुख नहीं है। तो हाँ, ये तो आपके चुनाव की बात थी, आप जीत भी गए और अच्छे मार्जिन से जीते, और 1 साल हो गया है। ये पूरे 1 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे वायदे आपने किए थे, बहुत सारी डिमांड जो आपके वोटर रहे होंगे या तो आपके साथीदार रहे होंगे, उन्होंने की। तो हम 1 साल की आपकी इस प्रोग्रेस को अगर मूल्यांकन करें तो किस तरह से आप देखते हैं उसको? हमने काफ़ी हद तक काफ़ी मुद्दे, जो 17 संकल्प हमने लिए थे, 17 संकल्प में लगभग काफ़ी संकल्प हम लोग कुछ पूरा करने की कगार पे है, कुछ की हमने इनिशियल शुरुआत कर दी है। मेरा ये मानना है कि जो काम आप करना चाहते हैं उसकी 1% शुरुआत तो आप तुरंत कर दो, तो मंजिल कहीं ना कहीं हम थोड़े समय में पहुंच जाएंगे। हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा था संविधान बनाना। हम लोग इस संगठन को नेतृत्व जिसको मैं कर रहा था, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो किसी भी संगठन में उसके नियम कायदे और संविधान नहीं होते तो संस्था की कोई मौलिकता नहीं रहती है। तो हमने संविधान बनाया, और संविधान में हमने कॉरपोरेट को देखते हुए हमने कोई ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। हमने, क्योंकि हम व्यापार कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने कॉरपोरेट एक्ट के तहत, हमने कंपनी एक्ट के तहत सेक्शन 8 में हमारी फोस्टा के संविधान को रजिस्टर्ड कराया। पहले मार्केट एसोसिएशन ही फोस्टा का चुनाव करती थी, लेकिन बहुत से व्यापारियों की मांग थी कि हमें भी अधिकार मिलना चाहिए, तो हमने दोनों को मिक्स किया। अभी बाज़ार में कई जगह ऐसी फैलाई जाती है कि संगठन में सभी मार्केटों के सब निकाल दिया गया, लेकिन ये गलत है। हमने इसमें सभी मार्केट को भी रखा है। हर एक मार्केट को हम लोग एक मेंबरशिप फ्री दे रहे हैं। मार्केट एसोसिएशन को ये अधिकार रहेगा, जो फोस्टा के डायरेक्टर बनेंगे उनको चुनने का, और वोटिंग का अधिकार हम 3 कैटेगरी बना दिए। एक प्लेटिनियम कैटेगरी है, एक डायमंड कैटेगरी है, एक गोल्ड कैटेगरी है। तीनों की 3 तरह की मेंबरशिप है। तीनों को, डायमंड को वोट करेगा, प्लेटिनियम को वोट करेगा, गोल्ड को वोट करेगा। और तीनों ही कैटेगरी में हमने एक ऐसी पारदर्शिता रखी है कि कोई भी आदमी इसमें आके, ऐसा नहीं कि 25,000 देने वाला
या छोटा गोल्ड कैटेगरी का आदमी है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, या प्लेटिनियम वाला ही बन सकता है। ये भ्रामकता मैं आपके माध्यम से दूर कर देना चाहता हूँ कि इसमें पैसा मायने नहीं रखता है। पैसा तो हमने इसलिए रखा है कि संगठन को बड़ी मेंबरशिप, जो कैपेबल लोग हैं वो संगठन में ज़्यादा सहयोग करें, जो छोटा व्यापारी है वो कम सहयोग करे। लेकिन अधिकार के बारे में आपको बता दूं कि तीनों का समान अधिकार है और प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, पदाधिकारी तीनों कैटेगरी में कोई भी बन सकता है। तो हमने संगठन में ये बदलाव किए। उसके बाद हमने आर्बिट्रेशन एक्ट की अप्लाई कर रहे हैं और संगठन के अंदर बहुत सारे कार्यालय, जो संगठन एक आप कह सकते हैं 10 बाई 20 की एक खोली में 70,000 व्यापारियों की आप देखे हैं, आप साक्षी रहे हैं। 10 बाई 20 की एक खोली के अंदर 70,000 व्यापारियों की संस्था, हम कहते थे कि भारत की सबसे बड़ी संस्था, और जहाँ पे 10 लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं, तो मुझे बड़ा अखरता था। तो हमने सबसे पहले, आप देखे होंगे, आप कभी विजिट किए भी हैं, और मैं मेरे दर्शकों को भी ज़रूर कहूँगा, और मैं उन व्यापारियों जो कपड़े व्यापार से जुड़े हर एक व्यक्ति से कहूँगा कि एक बार फोस्टा की विजिट करें। आज इतना बड़ा बोर्डरूम है, 10 चैम्बर हैं, आप आए, और आज ऐसा लगता है कि हमें जिस संस्था का, हम जो कपड़ा व्यापार को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका कार्यालय एक अपने आप में वैसा होना चाहिए। कार्यालय बनाया। ऐप के बारे में मैं बता दूं कि ऐसी ऐप बन रही है जी। वो ऐप ऐसी है कि हम आज रेफरेंस, एक बड़ी समस्या हमारे पास है। ऐप का हमने वादा किया था, 12 महीने से हम लोग ऐप पे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल युग है। आजकल हर कोई आदमी आप देखेंगे कि मोबाइल पे बिजी रहता है, मोबाइल पे सारी दुनिया सिमट गई है। तो हमने मोबाइल के यूज करके उसे एक ऐप बना रही है। ऐप के अंदर रेफरेंस में क्या होता है, आज जो कभी कोई आता है, साहब मेरा माल लेना है, अपने ही लोगों के नंबर देता है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चाहे तो किसी को भी घुसा के झूठा रेफरेंस दिला सकता है। और हमारे व्यापारी सूरत के इतने विश्वास, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, सूरत की ज़मीन और तासीर में विश्वास की एक परंपरा रही है, और हम लोग विश्वास करके लोगों को कपड़ा दे देते थे और हमारे साथ चीटिंग हो जाती थी। हमने इसमें 6 लेयर रेफरेंस की बनाई है। हमने जीएसटी से एपीआई लिया है, ई कोर्ट में हम अप्लाई कर रहे हैं, शायद हमें मिल जाएगा तो ई कोर्ट रहेगा। रेफरेंस के विस्तार से कभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐप जो डाउनलोड करेंगे तब आपको पता लगेगा इस ऐप की खासियत क्या है। पूरे भारत को हम लोग इस ऐप के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। सभी मार्केट एसोसिएशन हैं, उनमें भी पीसी के ऊपर ये लोग, हमारा मेंटेनेंस ऑफिस में भी ये ऐप, हमारी इसमें मेंटेनेंस में कौन व्यापारी कितने दिन से बैठा है, वो किराएदार है या ओनरशिप है, क्योंकि ये ऐप हमारे से ज़्यादा हमारे वीवर भाइयों को, मिल वालों को, हमारे सप्लायर जो हमारे व्यापारी को कपड़ा देते हैं उनके लिए भी कारगर सिद्ध होगी, और बाहर के व्यापारी को जहां हम कपड़ा बेचते हैं, जो एजेंट है, उनके लिए भी कारगर सिद्ध होगी। तो ये ऐप, जब भगवान ने सब अच्छा किया, तो अपने आप में क्रांति के रूप में कपड़ा बाजार के लिए साबित होगी। कैलाश जी, कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे जीएसटी की भी है, इनकम टैक्स की भी है। आपने कुछ महीनों पहले ही इसको लेकर आपने केंद्र में भी इसकी रजूआत की। तो जो ये मूलभूत समस्या है, चाहे वो इनकम टैक्स की हो या तो जीएसटी को लेकर, उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सरकार हमेशा कुछ न कुछ अच्छे सोच के चेंजेस करती रहती है। पब्लिक में आती है तब पब्लिक को कोई भी नया रूल्स आता है। हमें, आप याद करिए, जीएसटी का आंदोलन पूरे भारत में सूरत का चर्चित रहा था। जीएसटी जब आया था तो ऐसे लोगों को लग रहा था कि जीएसटी हमारे व्यापार को ख़त्म कर देगी, और सूरत में ऐतिहासिक आंदोलन होकर सूरत बंद भी हुआ था। उस टाइम सब लोगों को समझाया गया था, और आज वही लोग जीएसटी की तारीफ कर रहे हैं। आज भारत जैसे देश में लग नहीं रहा था कि जीएसटी आज कितनी बड़ी उसके अंदर देश के डेवलपमेंट में इकोनॉमी जा रही है। और जीएसटी आने से जो हमारा जो चीटिंग का, आज हम ट्रेस कर पा रहे हैं जीएसटी नंबर से कि सामने वाला बंदा कौन है, तो हमारे लिए वो जीएसटी एक, मैं ये मानता हूँ, जीएसटी आने से सूरत का व्यापार कई गुना बढ़ गया। केंद्र की जो बात अभी हम रजूआत करने गए थे एमएसएमई में, एमएसएमई का कानून भी आया, तो उसमें सूरत के लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसमें एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम की कि कपड़े का जन्म ही उधार में हुआ है। जो हम एक तरफ तो लड़ाई लड़ रहे थे कि पेमेंट फास्ट आना चाहिए, सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि 45 दिन में पेमेंट मिले, बहुत अच्छी बात थी। जो संगठनों को व्यापारी की मूल समस्या थी वो सरकार ने देखी, किंतु पॉसिबल कई बार नहीं होता है, क्योंकि कपड़ा बनाने में ही 50 दिन 40 दिन लग जाते हैं। उसके बाद जब बन के वापस बिकता है तो 45 दिन में पेमेंट की समस्याएं थोड़ी आ पाना मुश्किल होता है। तो हमने रजूआत किया था कि आप इसको 70 दिन 80 दिन तक लेके जाएं, क्योंकि हम लोग इसमें मैन्युफैक्चरर ही आ रहे थे,
ट्रेडर्स इसमें नहीं आ रहे थे, तो ट्रेडर का पेमेंट नहीं आएगा तो मैन्युफैक्चरर का पेमेंट हमारे पास कैसे आएगा? ये तो सूरत के लिए बड़ी समस्या थी। सेकंड, इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम 3 कैटेगरी होती है एमएसएमई में। माइक्रो और स्मॉल को शामिल कर दिया गया, मीडियम को इससे बाहर रख दिया। सूरत के अंदर ऐसी व्यवस्था है, 2 करोड़ से लेके 500 करोड़ के टर्नओवर के व्यापारी हैं। अब मीडियम वाले इस कैटेगरी से बाहर हो गए थे, तो मीडियम वाले ये कहेंगे कि भाई आप हमसे व्यापार करिए, हम आपको उधार देंगे। तो छोटे और बड़े व्यापारी के बीच में जो अच्छा करने जा रहे थे, वो घर्षण पैदा हो रहा था। तो हमने रजूआत की कि आप इसको मीडियम को भी शामिल करिए। हमें पूरा भरोसा है, हमारी बात आगे तक रखी भी गई है। आदरणीय CR पाटिल साहब ने भी रजूआत की थी हमारे लिए, हमने वित्त मंत्री महोदया से भी की थी। तो ये 2 समस्याएं यदि ठीक हो जाती है तो सूरत के व्यापार के लिए ये वापस एक वरदान साबित होगा, क्योंकि जो समस्या हम लोग लड़ रहे हैं वो सरकार हमारी चिंता कर रही है, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। दूसरी एक समस्या, चाहे वो वीवर्स हो जो कपड़ा, ग्रे कपड़ा का उत्पादन करते हैं वो, और व्यापारी, ये दोनों को सबसे बड़ी समस्या आ रही है धोखाधड़ी की। दुकान खोली जाती है, पहले अच्छा व्यापार होता है, एक आध साल या 6 महीने से चलता है, उसके बाद जिस तरह से रफू चक्कर हो जाना, करोड़ों रुपया फंस जाना। आज भी सूरत के व्यापारियों का 500 से 1000 करोड़ रुपया फंसा होगा। इतना गंभीर मुद्दा है, उस पर आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमें जागना होगा, सप्लायर को भी जागना होगा। मैंने कहा था कि जब विश्वास की परंपरा में कुछ ऐसे हर जगह चीटर लोग हो जाते हैं, उनको लूपहोल पता लगता है कि हाँ तो विश्वास से धंधा होता है। और ये इस शहर की ब्यूटी भी रही है कि यहाँ विश्वास बहुत है, लेकिन हमें जागना होगा। रेफरेंस सिस्टम, अब क्या युग बदल रहा है, तो हम लोग किसी को फ़ोन पे किसी के रेफरेंस से बिना बताए माल देते हैं, हमारी कमी है। तो आज यदि एक वीवर भाई का आपने सवाल किया कि वीवर हमारा पार्ट है, क्योंकि हम सब कपड़े से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे मार्केट में कोई गलत व्यापारी बन के बैठ के और हमारे वीवर भाई का, मिल वालों का, एम्ब्रॉयडरी वालों का यदि पैसा मारता है तो हमारे लिए ये दुख का विषय है। हमने एक ऐप में एक व्यवस्था कर रहे हैं, जो मैंने बताया, हर मार्केट में हम लोग मेंटेनेंस ऑफिस में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराएंगे। हम लोग उसमें ये बताएंगे, वीवर भाई हमारी ऐप डाउनलोड वीवर भाई भी कर सकता है। हम उसमें ये बताएंगे कि भी इस मार्केट के अंदर, मान ले दाखिले पे रघुकुल मार्केट है, रघुकुल मार्केट में कितनी दुकानें हैं, आप दुकान नंबर डालेंगे, फर्म का नाम डालेंगे, तो आपको ये जानने को मिले कि ये जो बंदा जिसको मैं माल दे रहा हूँ, ये व्यापारी कितने समय से बैठा है, ये ओनरशिप है या रेंटल है, ये कहाँ का रहने वाला है, ये इससे पहले कौन से मार्केट में बैठा था। तो इसके लिए हम पुलिस से भी मदद चाहेंगे। हमारे गृह मंत्री जी हमेशा इस बारे में चिंतित रहते हैं, हमें जब भी मिलते हैं इस बारे में बताते हैं कि सब ठीक है, हमें और क्या मदद व्यापारियों की करनी है, वीवर भाइयों की, मील वालों की। तो हमारे लिए जो बैकअप है, हमारी जो पुलिस है, उनका भी बड़ा बैकअप है। हमारे कमिश्नर से हमारे जो सीनियर अधिकारी हमेशा इस बात की चिंता करते हैं कि फ्रॉड कम हो। तो जो वीवर भाइयों का पैसे का सवाल है, ये ऐप से सबसे बड़ा हमें यह है कि फिजिकल जांच हमें ज़रूर करनी चाहिए। हम कोई भी फ़ोन पे सौदा लिखाता है, हम माल भेज देते हैं, महीने भर तक, पेमेंट के टाइम तक उसको देखने भी नहीं जाते, और जब पेमेंट का टाइम होता है तो वो कहीं ना कहीं लंबा चौड़ा करके रफू चक्कर हो जाता है। तो हमें उससे पहले स्व जागृति की तो ज़्यादा ज़रूरत है। सेकंड, हमारी ऐप भी उसमें बहुत कारगर सिद्ध होगी। मैंने सुना है कि आप खुद भी जाते हैं अलग अलग संगठनों से मिलने, इस तरह के समस्याओं में काफ़ी, चाहे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया। 146 एसोसिएशन पूरे देश भर में कपड़े की है, हमारे पास डेटा मिले हैं। मैंने करीब करीब 20 एसोसिएशन में जाके अभी तक व्यक्तिगत संपर्क कर चुका हूँ। हमारा ये मानना है कि बाहर मंडी में सूरत का जो कपड़ा जाता है, तो सबसे पहले व्यापारिक मंच पे इसका हल निकाला जाए। आज हमारा मान लो किसी भी मंडी में पेमेंट फंसता है तो FIR कराना उसका सॉल्यूशन नहीं है। कई बार अच्छे व्यापारी भी होते हैं और ईगो के कारण कोई पेमेंट रुकता है, और कपड़े में कोई भी डिज़ाइन चेंज हो गया, कुछ और ज़्यादा भेज दिया, कम भेज दिया, समय पे नहीं भेजा, काफ़ी तरह के डिस्प्यूट होते हैं। तो हमारा ये मानना है कि संगठन का फोस्टा का ये पहला नीति हमने ये अपने आप में रखा था कि हमें व्यापारिक मंच पे उसका हल निकालना चाहिए। हम एसोसिएशन के जरिए उस व्यापारी को मैसेज करवाते हैं कि भाई आगे आपकी इमेज ख़राब ना हो, क्योंकि आप एक अच्छे व्यापारी हैं, तो आप व्यापारिक मंच पे इसका फैसला करिए, इसका हल निकालिए। और आपको मैं बता दूं तेज भाई,
150 करोड़ रुपए लगभग सूरत के व्यापारियों के रिकवर हुए हैं और कम से कम 800,000 करोड़ के ऐसे सॉल्यूशन निकले होंगे। मैं एग्जैक्टली फिगर आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ना कुछ ज़्यादा हुआ होगा, कम नहीं हुआ होगा। और आज वापस उन लोगों का व्यापार वापस स्टार्ट हुए, तो एसोसिएशनों से जाके मिलना उन व्यापारिक हल के लिए एक हमारे लिए बहुत मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि व्यापारी जो समस्या का जितना जल्दी हल निकाल पाते हैं, कानून तो उन चीटर के लिए है, एफआईआर तो उन चीटर और जो फ्रॉड लोगों के लिए है जिनको हम सीधा नहीं कर सकते, उनको सीधा कानून करता है। तो जो लास्ट स्टेज हमारा, जब हमसे कोई नहीं मानता है तो हम हमारे संगठन के सदस्य को कहते हैं कि अब आप न्यायालय जाइए, आप पुलिस की मदद लीजिए, और पुलिस का सपोर्ट मिलता है तो तब उसको कानून सजा भी देता है। कपड़ा उद्योग की दूसरी एक बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। पूरा जो सर्कल है रिंग रोड का, उसको लेकर पुलिस तो अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हेल्पफुल की, लेकिन मार्केट में ट्रैफिक की जो समस्या है उसको लेकर कितना चिंतित है आप? हम लोगों ने बार बार एक सोशल जागृति भी हमने लाने की कोशिश की। मार्केट एरिया में कई बार हमने ट्रैफिक के लिए कैंपेनिंग भी चलाया। मूल समस्याएं दो ही ज़्यादा है कि एक तो यहाँ पे जो एक रामबाड़ी जो एक एरिया है लेफ़्ट साइड में अपने इधर सिसूर टेक्सटाइल मार्केट के सामने, वो पुराने तरीके से सब मार्केट, छोटे मार्केट बने हुए, कंजस्टेड गलियाँ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है पुराना, तो वहाँ पे थोड़ी समस्याएं ज़्यादा है। वहाँ पे कुछ समस्याएं, लोग बाहर रोड पे पार्क कर देते हैं, टेम्पो भी ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमने वन वे करने का काफ़ी बार बोला है कि वो उसको वन वे कर दें और सलाबतपुरा के अंदर से उसका दूसरा रास्ता निकाल दें। वन वे होने से तो, क्योंकि संकरी गलियाँ हैं, तो वन वे होने से डबल आमने सामने का ट्रैफिक जैम नहीं होगा। एक समस्या हमारा इधर सालासर द्वार की तरफ है, यहाँ पे रोड के दोनों साइड दो साइड टेम्पो लग जाते हैं, तो बीच में डिवाइडर आने से फिर सिंगल रोड भी जाने के लिए, सिंगल व्हीकल के लिए भी नहीं बचती है। हम लोगों ने काफ़ी बार कॉरपोरेशन को भी पत्र लिखे हैं, पुलिस कमिश्नर श्री और ट्रैफिक को भी पत्र लिखे हैं। हमें अभी तक इसका कोई मूल रूप से, पूर्ण रूप से हल नहीं निकल पा रहा है। ब्रिज के नीचे भी रेगुलर पार्किंग, पूरे ब्रिज रोक दिया जाता है। जो येलो पट्टी के लिए हमने कई बार पत्र लिखे हैं। हमने म्युनिसिपल कमिश्नर से एक रजूआत ये भी की है कि यहाँ पे जो 2 व्हीलर पार्किंग होते हैं इतने सारे, वो पूरी रोड जाम कर देते हैं। आप देखे होंगे, आप उधर से कई बार निकले हैं, ब्रिज के आगे तक दोनों साइड में रोड जाम हो जाती है। हमने उनको पीली पट्टी लगाने को कहा। लोगों के बीच में और जो कॉन्ट्रैक्टर, उनके बीच में बड़े घर्षण होते हैं, एरिया को लेके, टाइम को लेके, पेमेंट को लेके। हमने रजूआत की म्युनिसिपल कमिश्नर से कि QR कोड बना दिया जाए। जब आप स्लिप देते हैं, उस स्लिप के ऊपर एक QR कोड होना चाहिए। देखिए, डिजिटल युग है, आप डिजिटल युग में आप मोबाइल से वो फ़ोटो लेगा, वेबसाइट, महानगर पालिका की वेबसाइट पे जाके खुलेगा QR कोड, कॉन्ट्रैक्टर का नाम निकलेगा, उसका एरिया कितना है वो निकलेगा, कितने समय की कितनी फ़ीस है। इससे जो घर्षण कम होगा, और जो कुछ लोग ऐसे होंगे ना कि भाई मान लो कि कहीं उनको गलत फहमियाँ हैं, उसकी वो भी दूर होगी। तो ट्रैफिक की समस्या के लिए हम बार बार म्युनिसिपल कमिश्नर और ट्रैफिक सब जगह रजूआत कर रहे हैं। टेम्परेरी रूप से वहाँ के इंस्पेक्टर्स है, वो सब हमारे साथ दे के काम भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि लोगों को कहीं भी अतिक्रमण भी होता है। हमें खुद को भी कॉमन सेंस हमें डेवलप करना होगा। फिर पुलिस प्रशासन से भी हमारा ये है कि वो ट्रैफिक क्लियर कराने में मदद करें। दूसरी एक समस्या है अस्थाई मजदूरों की, क्योंकि बड़े पैमाने पर अस्थाई मजदूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम, क्योंकि आप तो मैन्युफैक्चरिंग से भी जुड़े हैं और व्यापारी भी हैं, उनकी बहुत सारी समस्या है। पेमेंट को लेकर हो गई, या तो फिर अन्य काम को लेकर, क्योंकि वो हमारे पर डिपेंडेबल है। जैसे यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था अभी तक सूरत में नहीं की है। तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या होना चाहिए उनके लिए? देखिए, सूरत में आज जो सैलरी है, वो मैं नहीं मानता कि कहीं भी इतनी सैलरी मिलती होगी। सूरत की लाइफस्टाइल, सूरत की एक मज़दूर से लेके मिल मालिक तक एक बहुत अच्छे से यहाँ रह सकता है। व्यापार यहाँ डे बाय डे स्कोप इतना है कि व्यापार में कोई मज़दूर को मजदूरी की दिक्कत नहीं है। आपको बता, लाइफस्टाइल तो हमें हमारी ढालनी है कि हमें कैसे रहना है। स्थायी मजदूरों की, हाँ, अभी डे बाय डे हमें लेबर की समस्या बढ़ती जा रही है, मजदूर टिक नहीं रहा है, ये एक समस्याएं इंडस्ट्री के लिए भी पैदा हो रही है। उसका रीज़न क्या है कि हर एक स्टेट के अंदर स्टेट भी डेवलप हो रहे हैं आगे। सूरत अभी तो क्या है कि कॉरपोरेट में नहीं था, आने वाले समय में इंडस्ट्रियलिस्ट को कॉरपोरेट व्यवस्था में जाना पड़ेगा। अपने मज़दूरों को रहने की
जो व्यवस्था है वो करनी पड़ेगी। मूल यही बात है कि हमें कॉरपोरेट सेक्टर में, आज देखिए ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट कंपनियां अपने मजदूर को रहने की, शिक्षा की सारी व्यवस्थाएं करती है। तो ऐसी व्यवस्थाएं आज सरकार मान लो उनकी शिक्षा की कर रही है, यदि बड़े इंडस्ट्रिस्ट वो भी करने लगे, एसोसिएशंस करने लगे, तो धीरे धीरे मजदूर टिकेगा, उनकी समस्याओं को निराकरण मिलेगा। हमारा सूरत अभी कॉरपोरेट की तरफ जा रहा है। ये अभी सेकंड जनरेशन की और फर्स्ट जनरेशन का एक ये घर्षण ही कह सकते हैं, या विचारों का जो तालमेल नहीं बैठ रहा है। क्योंकि हम लोग जब सूरत आए थे, इस सूरत में लाला टाइप की पद्धति से काम होता था। एक दुकान पे हम बैठते थे, हम हमारी फैक्ट्री को भी खाता कहते थे जी, भी खाते पे जा रहा हूँ। आज उसका यूज नई जनरेशन फैक्ट्री का कर रही है। हमारी जो दुकानें होती थी उनको भी कॉरपोरेट व्यवस्था में, डिपार्टमेंट वाइज व्यवस्था में लेके जा रहे हैं। और बहुत जल्द जो सेकंड जनरेशन हमारी आ रही है, या थर्ड जनरेशन कुछ परिवारों की आ रही है, वो कॉरपोरेट व्यवस्था में जाएगी। तो ऐसी सब समस्याओं को वापस लोगों को सूरत की तरफ आना ही होगा। सूरत से प्यारी और अच्छी सिटी, चाहे वो लाइफस्टाइल के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, मैं मानता हूँ कि मैं सैकड़ों सिटी में जाके 2 टायर सिटी और मेट्रो में घूमा हूँ। आप यकीन मानिए, सूरत से प्यारा दुनिया में कोई शहर नहीं है। लेकिन यही सूरत के अंदर कपड़ा मार्केटों में आग लगने की घटना आए दिन रहती है। क्योंकि काफ़ी बार, हर बार मैं तो देखता हूँ कि सीलिंग हो जाती है और फिर सुबह सुबह 9 बजे 10 बजे हाकिम भाई को फ़ोन आता है, कैलाश भाई सील वागी क्यों है। उसका रीज़न क्यों, और क्यों ये व्यवस्था हम बदल नहीं पा रहे हैं? देखिए, जो आग लगना है तो एक एक्सीडेंट है। कोई भी व्यवस्थाओं में आग लगना तो कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, कई मार्केटों में पुरानी वायरिंग हो जाती है, पुराने मार्केट है, वायरिंग कमज़ोर पड़ जाती है, लोड होता है, जलती है। तो वायरिंग की समस्याओं के लिए भी हमने भी काफ़ी मार्केट में लेटर लिखे हैं, काफ़ी मार्केटों की वायरिंग चेंज भी हो रही है। तो ये समस्या, तो ये तो एक्सीडेंट है। इसमें मैं नहीं कहूँगा किसी की सोसाइटी की कोई बेदरकारी होगी। इसमें लोग अवेयरनेस भी कर रहे हैं, और हम लोग समय समय पे पहुँचे हैं। यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट ने, पब्लिक ने, सबने सहयोग करके कोई बड़ा हादसा, भगवान की ऐसी दया रही है, एक आध कोई बड़ा हादसा हुआ का, बाकी हम सब लोगों ने कि यहाँ पे कंट्रोल मिला हुआ है। जो सीलिंग वाली समस्या है उसके अंदर हमें वापस मैं कहूँगा कि जागना होगा। सरकार हमें कहती है कि आप एनओसी लीजिए, फायर का एनओसी लीजिए। कई बार हम लोगों ने पत्र लिखे 1 साल में मार्केट के एसोसिएशन को। एसोसिएशन की भी जिम्मेदारी होती है, जो अध्यक्ष, सेक्रेटरी या कोई भी हम जिम्मेदारी, हमें यदि चुन के बैठाया जाता है तो पहली जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम गवर्नमेंट के नॉर्म्स पूरे करें। उसके बाद यदि सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी आती है, मान लो हमें कोऑपरेशन नहीं मिलता, हमारे पास लीडर्स हैं, अधिकारी हैं, और हम किस लिए हैं, एसोसिएशन के माध्यम से हम ऊपर तक वो आवाज़ उठाएंगे। तो ऐसा सीलिंग का जो एक मुद्दा बीच में था, इसमें अचानक से ये सब हुआ। अच्छा, व्यापारी होता है, व्यापार में लगा रहता है, कई बार मैं ये भी मानता हूँ कि वो एसोसिएशन के लोग, अनुभव उतना नहीं होता, थोड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं, चलो हो जाएगा, एनओसी करा लेंगे। लेकिन उसके बाद लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आया है, और 216 मार्केट में से आपको बता दूं, 200 मार्केट का लगभग एनओसी हमने फोस्टा में लोगों ने हमारे पास जमा भी करा दिया है। कुछ एनओसी, कुछ 1-2 आनी बाकी है, 15-16 की, लगभग उनके काम पूरे सीडी वगैरह के, जनरेटर के कुछ काम चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल होगी कि 216 मार्केट जो रनिंग है, लगभग सबके एनओसी के हम लोग आपके सामने रख देंगे। कैलाश भाई, सूरत का कपड़ा उद्योग तकरीबन हर रोज़ 6 लाख मीटर कपड़ा यहाँ बनता होगा, और तकरीबन 1 लाख करोड़ के ऊपर का टर्नओवर होगा। आप इसको किस लेवल पर अब आने वाले दिनों में देखते हैं? क्योंकि जैसे आपने बताया, और मेड इन इंडिया का अब ज़माना है, हम चाइना से, या तो वियतनाम हो गया, या छोटा देश बांग्लादेश है, उससे भी हमारी कहीं ना कहीं कंपटीशन चलती रहती है। तो अगर आने वाली पीढ़ी, आपकी पीढ़ी, मेरी पीढ़ी, जो आने वाले हैं आने इंडस्ट्री के अंदर, उसके लिए आप क्या कहेंगे? पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने में अपने को 3.5 करोड़ मीटर पृथ्वी का परिक्रमा, और सूरत अकेला 6 करोड़ मीटर कपड़ा प्रतिदिन बनाता है। ये बहुत मास प्रोडक्शन है। और सूरत के अंदर अभी आने वाला जो समय है, गारमेंट की तरफ सूरत जा रहा है। हमारे पास देखिए, चाइना को पूरे वर्ल्ड ने नकार दिया। पेंडेमिक के बाद चाइना में पूरे वर्ल्ड ने व्यापार करना बंद किया। हमारे लिए वो सुनहरा अवसर था इंडिया के लिए, और इंडिया के बाद सिंथेटिक में सूरत के लिए। तो 65% पूरे इंडिया का सूरत अकेला प्रोडक्शन करता है।
12% हमारी इकोनॉमी में इसका योगदान है। 12% हम रेपो रेट से बढ़ रहे हैं सूरत में। 10 लाख से ऊपर सब तरह की लूमें हैं, 500 प्रोसेस हाउस है, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर है। अभी तक हम लोग डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंड थे। हमारे टोटल प्रोडक्शन का 5% ही एक्सपोर्ट होता था। मैंने बताया ना कि हम लोग अब कॉरपोरेट में जा रहे हैं। हमारी सेकंड थर्ड जनरेशन एक विजन के साथ आगे बढ़ रही है। फर्स्ट जनरेशन को थोड़ा, मैं आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को, जो फर्स्ट जनरेशन के दर्शक ये सुनेंगे, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि उन बच्चों पे भरोसा करके, क्योंकि वो पढ़ लिख के आए हैं, हमारी सेकंड जनरेशन को आगे बढ़ाइए। उनका विज़न बहुत अच्छा है, आप उनको सपोर्ट करिए। बहुत जल्दी हमारे सूरत का व्यापार, गारमेंट इंडस्ट्री में जो हमारा जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है, आने वाले 10 साल सूरत के लिए गोल्डन होंगे। इस कदर, क्योंकि अभी आपने देखा वो बांग्लादेश डिस्टर्ब हुआ, चाइना का व्यापार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मेक इन इंडिया मुहिम के तहत आज सूरत के अंदर सारी चीज़ें बनने लगी। हम यहाँ तक मशीनरी तक बनाने लगे। गारमेंट में अभी हमारा पीएम मित्रा पार्क आ रहा है। ये हमारे लिए, सूरत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग क्लस्टर कल्चर डेवलप करने की नीति आयोग के सामने रखे हैं। अभी आपने देखा होगा कि नीति आयोग का एक मीटिंग सूरत में हुआ। सूरत को चार जो सिटी भारत में चुनी है, उसमें सूरत को एक चुना गया है। ये सूरत के व्यापार के लिए, सूरत के व्यापारियों के लिए, सूरत के इंडस्ट्रिस्ट के लिए और सूरत की जनता, आम सूरती के लिए ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि आने वाले समय में गारमेंट का, जैसे बांग्लादेश डिस्टर्ब हुआ है, लोग वहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियाँ निकल के वापस भारत की तरफ मूव कर रही है, और भारत से में यदि आएंगी तो सबसे पहला सूरत की तरफ मूव करेगी, क्योंकि सूरत में इंफ्रास्ट्रक्चर है। सरकार को इसमें क्लस्टर कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। गारमेंट में क्लस्टर होना बहुत ज़रूरत है। हम लोग 100 मशीन एक साइड में, 50 मशीन एक साइड में, 20 मशीन एक साइड में अनऑर्गेनाइज तरीके से लगाएंगे तो डेवलप नहीं होगा। हम क्लस्टर कल्चर डेवलप करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ भी मूव कर रही है, लोगों को भी व्यापार मिलेगा। आप मेरी बात को याद रखना कि आने वाला 10 साल गारमेंट सेक्टर में पूरी दुनिया में सूरत का एक अलग तरह की पहचान होगी। ये जो बिज़नेस और इसकी बात को लेकर मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि एमएसएमई में क्या और चीज़ होनी चाहिए जिससे कपड़ा उद्योग को सही मायने में बूस्ट मिले? एमएसएमई में देखिए, मैंने बोला मीडियम को यदि आप शामिल कर लेते हैं, मीडियम नहीं शामिल होने से छोटे और बड़े व्यापारी में घर्षण हो रहा है। मीडियम को आप शामिल करिए। दूसरा, कुछ डेज सूरत को मैं बता रहा हूँ कि 45 दिन बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको एक ही दिन में 45 दिन कर देंगे, क्योंकि 90 दिन 100 दिन की उधारी पे कपड़ा बिकता था, तो एक ही दिन में 45 होगा तो नीचे ट्रेडर जो होता है, एंड यूजर्स के बाद में जो एक चेन है हमारी, वहाँ से पेमेंट उनको नहीं आ पाता था, तो वो कर पाने में असफल थे। तो सूरत का व्यापार एक तरफ चौकअप जैसा हो गया था। इसको आप ग्रेजुअली डाउन लाइए, पहले 90 करिए, 70 करिए, 60 करिए, फिर भले यदि लगता है तो 45 पे लाइए। यदि ऐसा होंगे तो सूरत की मंडी को बूस्ट मिलेगा, व्यापारी, यहाँ के व्यापारियों को एक मौका मिलेगा कि वापस हम लोग उस धारा में ढल पाए। अभी एक साथ में एक अचानक से ऐसा आने से यहाँ पे व्यापार में बड़ी सारी समस्याएं, और एक तरह का उन लोगों में वो पैदा हो गया था कि हाँ, डर से गए थे लोग। जी, उद्योग में तो आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी सारे जगह पर जुड़े हुए, आपकी समाज की संस्था है या तो खाटू श्याम मंदिर के साथ जुड़े, तो वो पूरा कैसे मैनेज होता है? ये समस्या, मैं जब बना तो इतनी सारी संस्थाओं, फोस्टा के आने के बाद मैंने इस समस्या का सामना किया, और मैंने उन लोगों को, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे, पाटिल साहब को ही देखिए, या बहुत ऐसे सोशल लोग भी काम करने वाले, कि वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई आप ये कैसे कर पाते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि पहले तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, और जो काम करना है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो 100% करना उसका 1% की शुरुआत तो आप तुरंत उसी टाइम कर दो, और जो काम करना मैंने उसी तरीके से पहले प्रायोरिटी डिसाइड किया कि आज का मेरे लिए इम्पोर्टेंट काम क्या है। तो मैंने सुबह 10 से लेके 11:30 तक श्याम मंदिर जाना स्टार्ट किया। वहाँ से आने के बाद फोस्टा में 12 बजे से मैंने टाइम 12 से 8 का दे रखा है। इन बिटवीन प्रोग्रामों में जाता था, पुलिस कमिश्नर केसरी के पास जाना है, या कुछ रजवात हर्ष भाई के पास करनी है, पाटिल साहब के पास करनी है, मेयर साहब के पास करनी है, कॉरपोरेशन के इसमें, तो प्रायोरिटी डिसाइड किया। और उस बीच में कहीं ना कहीं मान लो मिसमैनेजमेंट होता भी है, लेकिन मैं लोगों से ये कहता था कि आज मैं नहीं मिल पाऊँगा। मैंने मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से भी
उन लोगों को धक्का नहीं पड़े। तो मैनेजमेंट का एक स्किल है, वो हमें रोज़ सीखना है। ये एक दिन में परिपक्वता नहीं आती है। तो मैं भी उन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ जो इस मैनेजमेंट के मास्टर हैं। मैंने उन लोगों से सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि इस जीवन में हमें रोज़ सीखते जाना है। तो उन लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूँ जो इस मैनेजमेंट के मास्टर है, और मेरी जीवन शैली में, मेरी लाइफस्टाइल में और मेरे कामों में उनकी वजह से सुधार भी हो रहे हैं। लगता है शायद चलो अच्छा हुआ IAS IPS या तो IAS नहीं बना, ये सही है। हाँ, आज मुझे अपने आप पे प्राउड होता है। IAS बन के मेरी अलग फील्ड सेवा की मिलती तो मैं कुछ उस तरह से पावर से कुछ अलग तरह के देश में काम कर पाता। लेकिन आज मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं सोशलिज्म भी कर रहा हूँ, मैं मेरी मर्जी का खुद मालिक भी हूँ। मैं जैसे चाहूँ लोगों की सेवा कर सकता हूँ, मैं जैसे चाहूँ व्यापार कर सकता हूँ। तो मेरा व्यापार भी बढ़ रहा है, और व्यापार देश की इकोनॉमी चलाना, देश की इकोनॉमी में अपना योगदान होना, हमें एक अच्छा टैक्स पेयर होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये सच मायने में इस फील्ड में आके भी व्यापार करने के माध्यम से देश की सेवा कर पा रहा हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी ग्लानि नहीं है, अपने आप के प्राउड। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी जीवन में मुझे सूरत जैसा शहर मिला रहने के लिए, व्यापार करने के लिए। मुझे बिल्कुल भी ग्लानि नहीं है कि मैं IAS नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक अच्छा सूरत शहर का नागरिक बन पाया हूँ। ये लिए मेरे और बड़ी प्राउड की बात है। तो 2-3 रैपिड क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूँ। आपने सूरत की बात की, तो सबसे पसंदीदा शहर कौन सा है आपका? पसंदीदा शहर जी सूरत है। सूरत से और घूमने के लिए? सूरत घूमने के लिए देखिए, पूरे गुजरात में है तो इंडिया में? नहीं, इंडिया में देखिए घूमने के लिए आज मुझे जयपुर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही बात है कि मुझे उससे लगाव था। मेरा छात्र जीवन वहीं से गुजरा, और मेरी मातृभूमि भी है और कर्म भूमि मेरी सूरत है। तो रहने के लिए सूरत जैसा शहर नहीं है, और घूमने के लिए गुलाबी नगरी जयपुर जैसा शहर नहीं है। खाना क्या पसंद है? अब तो अपने आप में सुरती हो गए तो टेस्ट लग गया सूरत का, तो अब सुरती व्यंजन बहुत पसंद आते हैं। लेकिन आज भी ये सकते हो कि अपने जो, जैसे आपके सौराष्ट्र में रोटला बनता है, वैसा हमारे बाजरे की रोटी और वहाँ की जो चटनी और गंवार फली राजस्थान वाली कभी मिलती है, और छाछ और दही साथ में मिलता है, तो वो और ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। मेरा आखिरी सवाल है, मैं मेरे हर पॉडकास्ट में जो भी गेस्ट आते हैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आपको सुप्रीम पावर मिल जाए तो आप कैसा सूरत चाहते हैं? आपको किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, जहाँ आपने हाथ रखा, जो बोला वो हो गया। तो कैसा सूरत आप चाहते हो? फेसलेस होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि देखिए, लोगों की वक्त की बड़ी कीमत है। हर आदमी अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने व्यापार में व्यस्त रहता है। आने वाला समय ऐसा होना चाहिए कि लोगों की समस्याएं हैं, उनको रोज़ किसी के यहाँ आने का ज़रूरत ना पड़े। ऐसी कोई व्यवस्थाएं हो कि फेसलेस उनकी समस्याओं का निराकरण हो। डे टू डे में वो 100 रुपये भाड़ा लगा के कहीं जाए, तो डिजिटलाइज होना चाहिए। जैसे हम मेल किए हमारी समस्या, तो उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किए और उसका निराकरण आया। फेसलेस होना चाहिए। इससे बहुत सारी समस्याओं का, जो कुछ बातें हम कह नहीं पाते हैं, वैसी समस्याओं को भी निदान मिलेगा फेसलेस होने से। जैसे इनकम टैक्स फेसलेस किया, आज देखिए कितना आराम मिल रहा है, लोगों को निराकरण मिलता है। तो लोगों को डे टू डे सारे दिन यदि कहीं ना कहीं, हाँ, हम मिलने, हमारी संस्कृति है लोगों से मिलना, वो होना चाहिए। लेकिन किसी को काम के लिए, किसी के अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए यदि फेसलेस होगा तो लोगों में और विश्वास पैदा होगा। हमारा जो मैन पावर, जो प्रोडक्टिव मैन पावर है, लोग यदि 4 घंटे कहीं बैठ के धक्के खाते हैं अपने काम कराने के लिए, वो बचेंगे तो देश के मैन पावर में बेनिफिट मिलेगा। लोगों को घूमने भटकने, और लोगों में जो घर्षण है आपस में, कई बार लोगों के बीच में तकरार पैदा होती है कि मैं गया मेरा काम, इन सब से निजात मिलेगा। तो यदि कुछ सेवा का ऐसा यदि मौका मिलता है, मैं फोस्टा में भी यही करना चाह रहा हूँ ऐप के माध्यम से, कि लोगों को रोज़ रोज़ आना ना पड़े। लोगों की समस्या निराकरण उसकी दुकान पे बैठ के ऐप के माध्यम से उसकी समस्याओं का निराकरण। धन्यवाद, आपने बहुत सारे सवालों को जवाब दिया। और फोस्टा क्या कर रही है, क्योंकि लाखों लोगों से जुड़ी हुई संस्था है, तो कहीं ना कहीं उनके भी दिलों में प्रश्न थे कि 1 साल में कैलाश हकीम ने क्या किया। तो आज ये उनको जानने का मौका भी मिला, और आपका फिर से धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो ये थे कैलाश हकीम, जो आज हमारे पॉडकास्ट में आए। आने वाले दिनों में और नए पॉडकास्ट के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।